हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय जो कि आयुष्कामीय अध्याय उसे हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक देख लिए थे। इसका एक टॉपिक बाकी है जो कि व्याधि है, उसको मैं आज के इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो आज हमारा जो आयुष्कामीय अध्याय है वो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो टॉपिक दिखाई दे रहा है वो है व्याधि, है ना। तो आप इसका श्लोक देख सकते हैं, साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुखसाध्य कच्छसाध्यश्च याप्यो यश्च अनुक्रम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्याधि जो होती है उसके भेद को देखें या डिसीज के टाइप को देखें तो डिसीज जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या हो जाएगा साध्य व्याधि और दूसरा क्या हो जाएगा असाध्य व्याधि। अगर हम साध्य व्याधि की बात करते हैं तो इसको हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा सुख साध्य और दूसरा क्या हो जाएगा कच्च साध्य। और अगर हम असाध्य व्याधि को देखें तो इसको भी हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा याप्य और दूसरा क्या हो जाएगा अनुपक्रम। तो इस तरह से हम व्याधि को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा साध्य, दूसरा हो जाएगा असाध्य। साध्य को अगेन सुख साध्य कच्च साध्य और असाध्य को अगेन हम क्या कर सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, याप्य और हो जाएगा क्या अनुपक्रम। ठीक, देखिए अगर हम साध्य की बात करें तो साध्य का मतलब क्या होता है, साध्य का मतलब होता है वह डिसीज जो कि क्या होती है क्यूरेबल होती है। और असाध्य की अगर हम बात करें तो असाध्य व्याधि वह व्याधि होती है जो कि क्या होती है नॉट क्यूरेबल, जो क्या होती है क्यूरेबल नहीं होती है ना। सुख साध्य की बात करते हैं, सुख साध्य मतलब जो इजीली क्यूरेबल होती है। सुख साध्य का मतलब क्या हो जाएगा, जो इजीली क्या होती है क्यूरेबल होती है। और कच्च साध्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कच्च का मतलब क्या होता है कष्ट। तो ये क्यूरेबल तो होती है लेकिन विथ डिफिकल्टी। तो क्या हो जाएगा क्यूरेबल विथ डिफिकल्टी, क्यूरेबल विथ डिफिकल्टी। उसके बाद अगर हम याप्य की बात करें तो याप्य का मतलब क्या होता है कि जो चिकित्सा करने योग्य है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पेशेंट को अगर आप अच्छा पथ्य आहार विहार देते हैं, है ना, उसकी उचित चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसकी आप चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब उसकी जो रोग है उसको आप जड़ से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि आप क्या कर सकते हैं उसे चलने फिरने लायक बना सकते हैं। तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है चिकित्सा करने योग्य होता है। ये क्या होता है चिकित्सा करने योग्य। और अनुक्रम की बात करते हैं तो अनुक्रम जो होती है वो उस तरह की व्याधि होती है जहां पर क्या होता है पेशेंट में आपको अरिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं। अरिष्ट का मतलब क्या होता है मृत्यु कारक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर पेशेंट जो होता है वो बोखला जाता है ना, उसको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उसको बेचैनी होती है, उसको एंजाइटी होती है। और यहाँ पर क्या होता है उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रिया है उनका क्या होता है नाश हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप पेशेंट जो होता है उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लो किसी भी पेशेंट में आपको अनुक्रम के लक्षण दिख रहे हैं तो उसकी मृत्यु होना तय है। ठीक, तो अनुक्रम जो क्या होती है चिकित्सा करने योग्य नहीं होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो घर वालों को जवाब दे देता है कि अब आप मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब है ना कि इसकी मृत्यु होना तय है। तो क्या हो जाएगा चिकित्सा करने योग्य नहीं होती है। ये क्या होती है चिकित्सा करने योग्य नहीं होती है। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे वन बाय वन इनके लक्षण को देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुख साध्य व्याधि के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है सर्वौषध शमे देहे युनः पुंसो जितात्मनः। तो जो सुख साध्य व्याधि के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो रोगी जो होता है उसका शरीर जो होता है वो क्या करना चाहिए, चिकित्सा में होने वाली जितनी भी विधियां होती है उनको क्या करना चाहिए सहन करने योग्य होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा यूना का मतलब क्या होता है रोगी जो है वो कैसा होना चाहिए तरुण होना चाहिए। तरुण बोले तो ना तो बालक होना चाहिए ना तो क्या होना चाहिए वृद्ध होना चाहिए। मतलब यहाँ पर रोगी जो है वो क्या होना चाहिए युवक होना चाहिए, है ना। पुंसो बोले तो पुंसो का मतलब क्या होता है रोगी जो है वो क्या होना चाहिए पुरुष होना चाहिए। रोगी क्या होना चाहिए पुरुष होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्त्री जो होती है उसका शरीर जो होता है कैसा होता है वृद्ध होता है। तो हो सकता है उसका शरीर जो है वो क्या कर पाए चिकित्सा में होने वाली विधियों को जो उपयोग होने वाली विधियां जो होती है उसको सहन ना कर पाए। इसीलिए यहाँ पर आचार्य अरुणदत्त ये बोलते हैं कि रोगी जो है वो क्या होना चाहिए वो पुरुष होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जितात्मन की बात करते हैं तो रोगी जो है वो क्या होना चाहिए जितेंद्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब जिसका इंद्रियों से आत्मा के साथ क्या होना चाहिए संबंध होना चाहिए और विषय को ग्रहण करने में योग्य होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली लाइन इन्होंने क्या बोला है अमर्म गो अल्प
हेत्व रूप रूपो अनुपद्रव। तो फिर अगली लाइन उन्होंने ये लिखी है कि रोगी को जो रोग है वो मर्म स्थानों पर नहीं होना चाहिए, और स्पेशली कौन से मर्म, प्राण हर मर्म, स्पेशली कौन से मर्म, स्पेशली कौन से मर्म, प्राण हर मर्म, प्राण हर मर्म पर क्या होना चाहिए, प्राण हर मर्म पर क्या होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राण हर मर्म ऐसे मर्म होते हैं, हमारी बॉडी के वह वाइटल पॉइंट होते हैं, अगर मान लो यहाँ पर आपको आघात होता है, यहाँ पर आपको किसी न किसी प्रकार की कोई चोट होती है तो आपकी मृत्यु होना तय है। तो यहाँ पर सुख साध्य के लक्षण में ये बोला गया है कि जो रोग है वो कहाँ पर नहीं होना चाहिए, मर्म स्थानों पर नहीं होना चाहिए। फिर अगला इन्होंने क्या बोला, अल्प हेत्व ग्रह रूप रूपो, मतलब यहाँ पर जो सिम्टम्स है, मतलब रूप है या पूर्व रूप के जो लक्षण है वो किसे होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने अगली लाइन लिखी क्या, अनुपद्रव, अनुपद्रव। अब अनुपद्रव का मतलब क्या होता है, अनुपद्रव, अनुपद्रव, रोग कैसा होना चाहिए, अनुपद्रव होना चाहिए। अब अनुपद्रव का मतलब क्या होता है, अनुपद्रव का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपको अभी किसी न किसी प्रकार कोई रोग हुआ है तो इसके तुरंत बाद दूसरा रोग नहीं होना चाहिए, है ना। अभी आपको मान लो बुखार है तो इसके तुरंत बाद आपको कोई और रोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रोग जो है वो अनुपद्रव रोग नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगली लाइन इन्होंने लिखी, अतुल्य दुष्य देश अर्तु प्रकृति पाद संपदी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इसके बाद उन्होंने क्या बोला, अतुल्य, अतुल्य का मतलब क्या होता है, असमान। अतुल्य क्या होना चाहिए, दुष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋतु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रकृति होना चाहिए। मतलब दुष्य, दुष्य मतलब समझते ना, दुष्य का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को क्या कर दे, दूषित कर दे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं दुष्य के एग्जाम्पल की बात करूं, दुष्य के एग्जाम्पल की बात करूं कि जो दुष्य है वो क्या होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए, असमान होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दूं, जैसे कि आपकी बॉडी में क्या है, रक्त है, आपकी बॉडी में क्या है, रक्त है ना। और आपको पता है रक्त जो होता है कैसा होता है, उष्ण गुण प्रधान होता है, उष्ण गुण प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, उष्ण गुण प्रधान होता है। तो ये जो रक्त है, ये जो रक्त है वो क्या होना चाहिए, उष्ण गुण प्रधान पित्त से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए। मतलब या तो ये क्या हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, वात से अफेक्ट हो जाए, वात से दूषित हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, कफ से दूषित हो जाए। देखो बोला ना मैंने कि दुष्य जो है वो कैसा होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए। मतलब रक्त जो है उसका जो गुण होता है वो क्या होता है, उष्ण होता है। तो ये पित्त से दूषित नहीं होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए। या तो ये वात से दूषित हो जाए, या तो क्या हो जाए, ये कफ से दूषित हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला, अतुल्य दुष्य। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अतुल्य देश। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अतुल्य देश। देखो मान लो आप कहां पर रहते हैं, अनुप देश में रहते हैं ना। आप कौन से भूमि में रहते हैं, आप अनुप देश में रहते हैं, अनुप देश में। और हमने देखा था अनुप देश क्या होता है, अनुप देश क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है। क्या होता है ये, कफ दोष प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है। तो आपको, आप अगर मान लो अनुप देश में रहते हैं और अनुप दोष कैसा होता है, कफ दोष प्रधान होता है, तो आपको रोग या तो कौन से हो जाए, वातज रोग हो जाए, या तो कौन से हो जाए, पीतज रोग हो जाए, या तो कौन से हो जाए, पीतज रोग हो जाए। लेकिन आपको कफज दोष नहीं होना चाहिए, आपको कफज दोष नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, अतुल्य दुष्य, अतुल्य देश। अगर आप साधारण देश में रहते हैं, है ना, साधारण में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अनुप देश में रहते हैं, अब आपको पता है अनुप देश के लक्षण क्या होते हैं, ये क्या होता है, कफ दोष प्रदान होता है। तो आपको या तो वात दोष के रोग हो जाए, या तो पित्त दोष के रोग हो जाए, लेकिन कफ दोष के रोग नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। असमान होना चाहिए, अतुल्य दोष होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अतुल्य ऋतु। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अतुल्य ऋतु। तो यहाँ पर जिस प्रकार के जो ऋतु है उसके जो क्या होते हैं, उसमें उसके जो लक्षण होते हैं, तो उसके ठीक विपरीत आपको क्या होना चाहिए, रोग होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऋतु भी किसी होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जिसकी बात करते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ऋतुओं में क्या होता है, किसी ऋतु में वात दोष प्रधान होता है, किसी में वात दोष की प्रबलता होती है, किसी में क्या होता है, शमन होता है, किसी में क्या होता है, प्रकोप होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार भी क्या होना चाहिए, दोष वो अतुल्य होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, प्रकृति। उसके बाद क्या हो रहा, अतुल्य प्रकृति। प्रकृति भी कैसी होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए, अतुल्य प्रकृति। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे कि मान लो
आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, वातज प्रकृति है, आपकी प्रकृति क्या है, वातज प्रकृति है। तो आपको रोग जो हो जाए वो किससे हो जाए, पित्तज दोष से हो जाए, या तो आपको किससे हो जाए, कफज दोष से हो जाए, है ना। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, प्रकृति भी अतुल्य होना चाहिए, दुष्य भी अतुल्य होना चाहिए, देश भी अतुल्य होना चाहिए और ऋतु भी अतुल्य होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगली लाइन इन्होंने क्या बोली, अगली लाइन बोली ग्रहेष्वन गुणेशु एक दोष मार्गोह नवह सुखः। तो उन्होंने क्या बोला, देखो अब आयुर्वेद में क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र पर काफी ज्यादा विश्वास किया जाता है। तो यहाँ पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि जो भी रोगी है उसके जो नक्षत्र है, ग्रह है, वो कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। और दोष जो है वो कैसा होना चाहिए, एक मार्ग, दोष जो है वो कैसा होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए। एक मार्ग मतलब दोष आपको मतलब जो रोग है या तो वात दोष के कारण हो जाए, या पित्त दोष के कारण हो जाए, या कफ दोष के कारण हो जाए, लेकिन दो दोष के कारण नहीं होना चाहिए। मतलब वातज पित्तज रोग नहीं होना चाहिए, पित्तज कफज रोग नहीं होना चाहिए, कफज वातज रोग नहीं होना चाहिए, या तो आपको रोग जो है वो त्रिदोष के कारण नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको रोग किसी कारण होना चाहिए, सिर्फ एक दोष के कारण हो जाए, या तो वात के कारण हो जाए आपको रोग, या पित्त दोष के कारण हो जाए, या कफ दोष के कारण हो जाए, लेकिन द्विदोषज के कारण नहीं होना चाहिए, त्रिदोषज के कारण नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नवह सुखः मतलब रोग जो है वो कैसा होना चाहिए, तत्कालिक होना चाहिए। रोग जो है वो कैसा होना चाहिए, तत्कालिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सुख साध्य व्याधि के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोगी का शरीर सभी प्रकार के चिकित्सा विधियों को सहन करने योग्य होना चाहिए, जो युवक हो, जो जितेंद्रिय हो, जो क्या हो, जितेंद्रिय हो, रोग मर्म स्थानों पर नहीं होना चाहिए, मतलब हृदय, बस्ती आदि मर्म स्थानों पर नहीं होना चाहिए। रोगी पुरुष होना चाहिए, रोगी तरुण होना चाहिए, व्याधि के हेतु के पूर्व रूप एवं रूप के लक्षण कैसे होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। रोग का उपद्रव होना, है ना, उपद्रव रहित होना चाहिए। मतलब अगर आपको अभी किसी प्रकार का रोग हुआ तो इसके तुरंत बाद दूसरा रोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद दुष्य, देश, ऋतु, प्रकृति समान नहीं होना चाहिए। चिकित्सा के चारों पाठ से संपन्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रोग तत्कालिक होना चाहिए और नक्षत्र देखो सूर्य, चंद्र आदि ग्रह अनुकूल हो और रोग एक दोष से उत्पन्न हो। रोग कैसा हो, एक दोष से उत्पन्न हो, मतलब एक दोष मार्ग। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, अभी सुख साध्य व्याधि के लक्षण को देख लिए। अब यहाँ पर अगला हम बात करते हैं कृच्छ साध्य व्याधि। कृच्छ का मतलब क्या होता है, कृच्छ का मतलब होता है कष्ट। तो इसका आप श्लोक देख सकते हैं, शास्त्र आदि साधनः कृच्छः संकरे च ततो गदः। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिसमें शस्त्र, छाल, अग्निकर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, लक्षण आपको सुख साध्य से मिले जुले होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कृच्छ साध्य व्याधि है, अगर आप क्या करते हैं, चिकित्सा में उपयोग होने वाले जितने भी शस्त्र, कर्म, इनका आप क्या करते हो, उपयोग करते हो, है ना। इनका उपयोग करके आप क्या करते हो, चिकित्सा करते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रोगी को रोग से मुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो रोगी जो होता है उसके लक्षण आपको मिलते जुलते सुख साध्य व्याधि के मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कष्ट साध्य व्याधि वह रोग होते हैं जिसमें क्या होता है, शस्त्र, छाल, अग्निकर्म, इनका आप क्या करते हो, उपयोग करते हो, मतलब चिकित्सा कर्म करते हो, तो क्या कर सकते हैं आप, रोगी को रोग से मुक्त कर सकते हैं। रोगी को रोग से क्या कर सकते हैं, आप मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, सुख साध्य व्याधि के से मिलते जुलते यहाँ पर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप अगला देखिए याप्य व्याधि के लक्षण। याप्य व्याधि के लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए आप इसका श्लोक देख सकते हैं, शेषत्वाद आयुषो याप्यः पथ्य अभ्यास द्विपर्यय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है इन्होंने, सुख साध्य रोग के लक्षणों से विपरीत लक्षण वाले रोग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सुख साध्य में जो भी हमने लक्षण देखा था ना, उसके अत्यंत विपरीत यहाँ पर क्या होते हैं, लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। किसमें, याप्य व्याधि में। याप्य व्याधि में क्या होता है, सुख साध्य व्याधि के विपरीत लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रोगी जो होता है उसकी आयु कैसी होती है, शेष रहती है ना। उसकी आयु कैसी रहती है, शेष रहती है ना। जिस कारण क्या होता है, अगर आप रोगी को क्या होते हैं, पथ्य आहार विहार देते हैं, अगर आप रोगी को पथ्य आहार विहार देते हैं, अगर आप उसकी क्या करते हैं, उचित चिकित्सा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रोगी को रोग से मुक्त कर सकते हैं।
यहाँ पर लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं? लक्षण आपको सुख साध्य व्याधि के एकदम विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी शेष आयु रहने के कारण अगर आप उसे क्या करते हैं, पथ्य आहार विहार देते हैं, है ना, उस पर क्या करते हैं, उचित चिकित्सा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसको पेशेंट को चलने फिरने लायक बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर पेशेंट जो होता है वो क्या कर सकता है, चल फिर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याप व्याधि के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके लक्षण एकदम विपरीत उसकी तरह होते हैं, किसकी तरह, सुख साध्य व्याधि के विपरीत लक्षण यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आयु शेष रहने के कारण अगर आप पथ्य आहार विहार देते हैं, उचित चिकित्सा कर्म करते हैं, तो आप पेशेंट को चलने फिरने लायक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर पेशेंट जो होता है क्या कर सकता है, चल फिर सकता है। ठीक, उसके बाद आप देखिए अनुक्रम व्याधि। अनुक्रम व्याधि का मतलब क्या होता है, अब इसका श्लोक देख सकते हैं। अनुक्रम एवं साथ स्थितो अत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोह आरती कृत दृष्ट लिष्टो अक्षिणाशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सुख साध्य लक्षणों से क्या हो, अत्यंत विपरीत हो। जो सुख साध्य लक्षण से क्या हो, यहाँ पर लक्षण जो होते हैं अत्यंत विपरीत हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको क्या होती है, औत्सुक्य होती है, मतलब एंजाइटी होती है, मोह होता है, बेचैनी होती है, और अरिष्ट लक्षण आपको दिखलाई देते हैं। अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु कारक। यहाँ पर कैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, मृत्यु कारक आपको लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसके ज्ञानेंद्रियों का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और अगर मान लो किसी रोगी पे आपको अनुक्रम के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको उसके परिवार वाले को ये बोल देना चाहिए कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है, इसकी मृत्यु होना क्या है, तय है ना, इसकी मृत्यु होना क्या है, तय है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो आचार्य लोग ये बोलते हैं कि आप उसकी इलाज तो कर लोगे, आपके यहाँ पर धन की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको यश, अर्थ और धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसके परिवार वालों को यही बोल दीजिए, उसको मतलब परिवार वालों को झूठी आशा मत दीजिए, उसको बोल दीजिए कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसकी मृत्यु होना तय है। और यहाँ पर कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, आपको अरिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं, मृत्यु कारक लक्षण देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट होता है बोखला जाता है ना, कभी कभी जोर से हंसने लगेगा, मतलब अधिक प्रसन्न होगा, इधर उधर इधर उधर वो क्या होगा, भागेगा, मतलब उसके होती है कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है, उसको बेचैनी होती है, उसको एंजाइटी होती है, उसको, है ना। और यहाँ पर कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, आपको अरिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं, और ये चिकित्सा करने योग्य नहीं होती है, तो ऐसे रोगियों को क्या करना चाहिए, त्याज्य, छोड़ देना चाहिए। ठीक, चलिए, तो इस तरह से क्या होता है, हमने देखा कि व्याधि जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की व्याधि होती है। एक तो क्या होता है साध्य व्याधि, जो कि क्या होती है, क्योरेबल होती है, चिकित्सा करने योग्य होती है, आसानी से आप क्योर कर सकते हैं। और असाध्य जो क्या होती है, नॉट क्योरेबल होती है। फिर हमने साध्य को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो क्या हो जाएगा सुख साध्य, कृच साध्य, और असाध्य को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो हमने क्या देखा है याप्य, और दूसरा हमने क्या देख लिया है, अनुक्रम देख लिया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं त्याज्य रोगी। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनकी आपको चिकित्सा नहीं करना चाहिए, चिकित्सा नहीं करना चाहिए, त्याज्य रोगी। क्योंकि देखो अब यहाँ पर आचार्य लोग क्या बोलते हैं, आचार्य लोग ये बोलते हैं कि त्याज्य रोगी के लिए क्या बने, सरकारी अस्पताल बने। त्याज्य रोगी के लिए सरकारी अस्पताल बने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर, अगर आप व्यक्तिगत अपने मतलब प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन रोगियों को छोड़ देना चाहिए, इनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तो किनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने श्लोक दिया है, त्यजेदार्ता विषक भूपेर्दिष्टम तेषाम द्विषम हिन उपकरणम व्यग्रम विधेयम गतायुषम चंडम शोकातुरम भिरुम कृतिज्ञ वैद्यमानिनम। तो कैसे कैसे रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। कौन सा रोगी त्याज्य होता है, तो क्या हो जाएगा, राजा और भिषक में जो क्या करता हो, द्वेष करता हो, हीन उपकरण वाला हो, अपने आप में जो इच्छा करने वाला हो, अन्य कार्यों में व्यस्त रहने वाला हो, जो क्रोधी हो, शोकातुर हो, डरपोक हो, कृतज्ञ हो, और खुद को क्या करने वाला हो, वैद्य मानने वाला हो। जो वैद्य नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, खुद को वैद्य मान रहा है, तो ऐसे रोगी की आपको चिकित्सा नहीं करना चाहिए। आचार्य लोग ये बोलते हैं कि इन रोगियों के लिए क्या बने हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं। मतलब अगर आप व्यक्तिगत चिकित्सा कर रहे हो, मतलब आप प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में व्याधि को देख लिया और हमने त्याज्य रोगी के लक्षण देख लिए। तो आज से हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब मैंने कल वोटिंग भी किया था, तो वोटिंग में मेरे को ये देखने को मिला,
मेरे को ये देखने को मिला कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चरक वाला फर्स्ट चैप्टर उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज आपको थोड़ी देर में वीकली शेड्यूल मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी सारी क्लासेस होगी। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।